के ग्रामीण इलाकों से मरीज पहुंचते हैं इलाज की आस लिए झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में, मगर उन्हें वहां जवाब मिलता है कि मशीन खराब है, कुछ दिन के बाद आना। तो क्या जब तक मशीन ठीक होगी उनको जो मर्ज हुआ है, उन्हें जो तकलीफ है, वो तकलीफ के साथ वो जीवित रहे, और अगर इस दौरान कुछ हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और दूसरी बात जो इस रिपोर्ट के जरिए हमारे सहयोगी ने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर मशीन खराब है और डॉक्टर्स कहते हैं कि बाद में आना, डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो आरोपी डॉक्टर को बनाया जाता है, डॉक्टर को आरोपी की नजर से देखा जाता है, मगर यह सरासर लापरवाही है रिम्स प्रबंधन की, ना कि डॉक्टर्स की। सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से मरीज पहुंचते हैं, रिम्स पहुंच रहे, गंभीर मर्ज को लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि आपका ऑपरेशन अभी नहीं हो सकता है क्योंकि हम टेस्ट नहीं कर सकते, और बिना टेस्ट के डायग्नोज भी नहीं किया जा सकता है कि मरीज को क्या समस्याएं हैं। तो ये तो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करना है। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने, और यह कोई नई बात नहीं है। पूर्व से ही रिम्स की जो मेडिकल उपकरणें हैं, जो मशीनें हैं, वो काम कम और खराब ज्यादा रहते हैं। यही कारण है सारिफ की बरियातू यानी कि जो मेडिकल चौक है, रिम्स है, उसके आसपास आप देखेंगे तो लगातार हर दिन जो है वो निजी जांच घर और निजी अस्पताल पनप रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर समय रिम्स की मशीनें खराब रहती हैं, और वैसे में दूर दराज क्षेत्रों से जो बीमार लोग रिम्स पहुंचते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से, दूर दराज क्षेत्रों से यह उम्मीद लेकर लोग रिम्स पहुंचते हैं कि कम पैसे में उनका अच्छे से इलाज हो सकेगा। लेकिन ज्यादातर मशीनें खराब होने के कारण वैसे जो मरीज होते हैं उन्हें रिम्स के बाहर यानी कि दूसरे निजी जांच घर पर जो है वो डिपेंड रहना पड़ता है। आप समझिए कि जब रिम्स में ऑपरेशन के लिए जो मशीन है वो खराब हो जाए तो स्थिति कितनी भयावह होगी, और जबकि यह मशीन जो है वो पिछले 1 महीने से खराब है। रिम्स के अगर बात करें सारिफ, तो इको मशीन जो है वो खराब पड़ा है, सीटी स्कैन एमआरआई मशीन जो है वो ज्यादातर खराब रहता है। सीटी स्कैन मशीन की जो खरीदारी है वो अब भी उलझी हुई है। आपको याद होगा कि रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर डीके सिंह और रेडियोलॉजी विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरेश टोप्पो, उन दोनों के तकरार के कारण जो है अभी भी नई सीटी स्कैन की जो मशीन है वो नहीं खरीदी गई है, और इन सभी का जो खामियाजा है वो आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को जो है वो चुकाना पड़ता है। ताजा मामला है सारिफ, रिम्स का न्यूरो सर्जरी विभाग है, काफी महत्वपूर्ण विभागों में से एक माना जाता है, क्योंकि जैसे ही झारखंड राज्य के किसी भी सड़क पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो वैसे में बेहतर इलाज के लिए दुर्घटनाग्रसित जो मरीज होते हैं उन्हें रिम्स लाया जाता है, और रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में उनका इलाज चलता है। पिछले करीब 1 महीने से रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के ऑपरेशन थिएटर में सी आर्म मशीन जो है वो खराब है, और यही कारण है कि कई लोगों का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताता हूं सारिफ की जो सी आर्म मशीन है वो एक तरह का एक्सरे मशीन होता है। जब किसी मरीज का ऑपरेशन किया जाता है उस वक्त जो यह सीआर मशीन होता है वो काफी मदद करता है चिकित्सकों का, यानी कि जब स्पाइनल की जो स्थिति होती है, यानी कि यह स्पाइनल का फोटोग्राफ जो है वो चिकित्सकों को उपलब्ध कराता है, और चिकित्सक उसी फोटोग्राफ्स के आधार पर, उसी एक्सरे के आधार पर आगे ऑपरेशन की जो कार्रवाई है वो करते हैं। यानी कि स्पाइन के सर्जरी के लिए महत्वपूर्ण यह मशीन है ऑपरेशन थिएटर के लिए, और यही कारण है कि कई मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। आज सारिफ करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो मरीज हैं गंभीर रूप से बीमार हैं, न्यूरो के मरीज हैं, उन्हें चिकित्सकों ने यह सलाह दी है कि वो अपने घर चले जाएं। यानी कि आप समझिए कि जब वो बीमार पड़े थे, सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे, और जिस उम्मीद के साथ वो रिम्स पहुंचे थे कि रिम्स में उनका इलाज हो सकेगा, वो इलाज नहीं हो पा रहा है, और बिना उपचार हुए वैसे लोगों को लौटा दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल क्या केस स्टडी है, केस स्टडी को सामने रखकर
बात करते हैं। दूसरे किसी का नहीं, मैं खुद का उदाहरण लेता हूं। रिम्स के जो डॉक्टर्स हैं, जो वहां पर स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उन पर पूरा भरोसा है हम तमाम लोगों को, और हम तमाम लोग रिम्स में ही जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। वहाँ के डॉक्टर्स जिस तरह से आपको डायग्नोस करते हैं, दवाएं लिखते हैं, वो काबिल तारीफ है, और वो मर्ज को पकड़ते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ये रिम्स के डॉक्टर्स की तारीफ है। मगर मैं जब कार्डियो डिपार्टमेंट गया था, सत्यव्रत आपको भी याद होगा, तो वहाँ इको मशीन खराब थी और मुझे बाहर से इको कराना पड़ा था। और जैसा आपने बताया कि जो रिम्स के आसपास जो पैथोलॉजी लैब्स का एक सर्कल खड़ा हो रहा है, उसमें अलग अलग रेट्स हैं। सिर्फ इको की अगर बात की जाए तो 1300 से 2000 रुपए वसूले जाते हैं इको करने के लिए तमाम निजी लैब्स में। मरता क्या ना करता, उसको जाकर बाहर इको कराना पड़ेगा, डॉक्टर्स को लाकर रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। तब प्रबंधन पर कहीं ये आरोप ना लग जाए सत्यव्रत, जिस तरह से बाहर से लोग करा आ रहे हैं और इस तरह से लगातार लैब्स भी नए नए पनप रहे हैं, कि प्रबंधन का हिस्सा कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ये कोई नई बात नहीं है। फिलहाल ये आरोप हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई वैसी सबूत नहीं है। लेकिन आपको याद होगा सारिफ कि पूर्व में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो रिम्स के चिकित्सक होते हैं या रिम्स के जो कर्मचारी होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, वो जानबूझकर लोगों को, मरीजों को यह कहते हैं कि मशीन रिम्स में खराब है और किसी दूसरे विशेष जो जांच घर है वहां जाने का जो है वो उन्हें जो है वो बताया जाता है। बजावते एक विजिटिंग कार्ड जो है वो मरीजों को दिया जाता है, परिजनों को दिया जाता है कि आप इस जांच घर में चले जाएं, वहां आपका बेहतर रिपोर्ट जो है वो आएगा और उस रिपोर्ट को रिम्स के चिकित्सक मानेंगे। देखिए, मजबूरी हो जाता है, अगर रिम्स की खुद की मशीन अगर खराब रहे तो चिकित्सकों को दूसरे जांच घर के द्वारा जो रिपोर्ट मिलता है उसी के भरोसे मरीज का इलाज करना होगा। आपने सही कहा सारिफ कि आप भी आए थे रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग, और उस वक्त जो रिम्स का इको मशीन है काफी महत्वपूर्ण मशीन माना जाता है। यानी कि अगर किसी भी मरीज के कार्डियो संबंधित अगर उसका उपचार करना है, उसका इलाज करना है, हृदय की स्थिति को अगर जानना है तो इको मशीन सबसे महत्वपूर्ण मशीन होता है। इको मशीन पिछले कई महीने से खराब है और लगातार रिम्स प्रबंधन उसके खरीदारी को लेकर सिर्फ आश्वासन देता है। लेकिन आप समझिए कि इतने दिनों में जो रिम्स मरीज आ रहे हैं उन्हें इको जांच के लिए किस तरह से रिम्स के बाहर जो निजी जांच घर है वहां भटकना पड़ रहा होगा। टीएमटी मशीन काफी महत्वपूर्ण कार्डियोलॉजी का मशीन होता है। यह भी मशीन जो है वो काम कम और खराब ज्यादा रहता है, और यही कारण है कि रिम्स में अक्सर मशीनों के खराब होने की जो शिकायत है वो हम दिखाते हैं। परिजन लगातार यह आरोप लगाते हैं कि 1-2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक जो यह मशीन है वो खराब रहता है। तो सारिफ, सबसे बड़ा सवाल है कि मशीन है, खराब होगा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मरीज के परिजन भी जानते हैं। लेकिन गंभीर रूप से बीमार मरीज अगर इंतजार करें तो कितने लंबे समय तक करें। एक मरीज से हमारी मुलाकात हुई, रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों ने कहा था कि 2 से 4 दिनों में उनका ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन सारिफ, आप समझिए कि मशीन खराब होने के कारण वो पिछले 1.5 महीने से रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा समय जो है वो परिजनों को, मरीज को देना पड़ता है। रिम्स प्रबंधन को चाहिए। आपने उठाया यहाँ पर लाजमी सवाल आपने खड़ा किया कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। ठीक है, मशीन है, चलते चलते मशीन खराब हो सकती है, किसी ने खराब कर दिया, हम ऐसा इल्जाम नहीं लगा रहे, मशीन खराब हो सकती है, मगर खराब हो गई तो उस सूरत में आपने वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। और सीधे इस पूरे मसले पर हम रिम्स प्रबंधन पर सवाल खड़े करेंगे। डॉक्टर्स की इसमें गलती नहीं दिख रही है। प्रबंधन को इन तमाम चीजों पर नजर रखनी चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट की कौन सी मशीन खराब है, और उस मशीन के खराब होने से उसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। इस बात को रिम्स प्रबंधन को समझना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। बड़े खबरों में आगे, रिम्स समेत झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेज के सीनियर और जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स आंदोलनरत हैं। वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं।
रिम्स समेत झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेज के सीनियर और जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर आंदोलनरत हैं। 1 मार्च से 6 मार्च तक सभी मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। दरअसल 3 सालों के एरियर की मांग को लेकर चिकित्सकों के सब्र का बांध अब टूट गया है। कोरोना काल के दौरान अपनी सेवा देने के बावजूद भी राज्य के करीब 700 रेसिडेंट डॉक्टरों को 3 साल के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। आईएमए स्टेट आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर एके सिंह ने हमें अपना समर्थन पत्र आज से 2 दिन पहले दे दिया है और उन्होंने ये बोला है, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि रेसिडेंट डॉक्टर्स, पूरे झारखंड के रेसिडेंट डॉक्टर्स आंदोलनरत हैं तो इसको संज्ञान में लें और इसका तत्काल समाधान निकालें। ये जो हमारी मांग है वो आज की मांग नहीं है, ये 3 साल पुरानी मांग है जिसको सरकार अब तक अनसुना कर रही थी, लेकिन अब हमारा सब्र का बांध टूट गया है और अब हम और इंतजार करने के मूड में नहीं है। और दूसरे राज्यों में कोरोना के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि दिया गया है। यहाँ तो हम अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा हक है, हमारा वेतन है, जो एरियर है वो मांग रहे हैं। उसके बावजूद भी कितने बार ऊपर की अथॉरिटी में बोलने के बाद भी नहीं मिला गया है, तो हम लोग यहाँ मजबूर होकर के लास्ट में हम इस आंदोलन करने पर उतरे हुए हैं। 1 माह पूर्व रिम्स में हुई शासी परिषद की बैठक के बाद जूनियर डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक से मुलाकात कर एरियर भुगतान करने का आग्रह किया था। गौरतलब है कि 2016 से 2019 तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। इससे नाराज राज्य के 700 रेसिडेंट डॉक्टर्स ने अब बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। का बैच था 15 to 18, 16 से 7th पे लागू हुआ है, लेकिन हमें आज तक एरियर नहीं मिला है। 7th पे का अमाउंट हमारा अभी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। प्रोत्साहन राशि तो दूर की बात है, कितने राज्यों में प्रोत्साहन राशि मिल चुका है, तो हमें कम से कम हमारा एरियर तो दे दीजिए। रेसिडेंट डॉक्टर्स ने कहा है कि विभिन्न विभागों में काम कर चुके हाउस सर्जन का भी अब तक एरियर भुगतान नहीं किया गया है। अधिकांश बैच एरियर की आस में रिम्स से पास होकर झारखंड के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पोस्टेड हो चुके हैं। कई ऐसे चिकित्सक हैं जो दूसरे राज्यों में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। एक बार फिर राज्य चिकित्सक हड़ताल पर जाने की मूड में दिख रहे हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं कि कहा साइबर शातिरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। झारखंड में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार ऑनलाइन शातिर दबोचे जा रहे हैं। शुक्रवार को देवघर से 10 और जामताड़ा से 5 साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लगाते थे चूना, दबोचे गए 15 शातिर। सूबे के साइबर क्रिमिनल्स पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। जामताड़ा में साइबर अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 लाख से अधिक कैश, 14 मोबाइल सेट, 26 सिम कार्ड, कई पासबुक और 2 गाड़ियां बरामद की गयी। एसपी दीपक सिन्हा ने बताया कि इन साइबर अपराधियों में कई विभिन्न कांडों के अभियुक्त हैं और कई बार जेल जा चुके हैं। हालांकि एक साइबर अपराधी पुलिस को देखकर फरार हो गया। वहाँ पे 6 लोग बैठ करके और फिशिंग का काम कर रहे हैं। उन लोगों के पास से कुल टोटल 14 मोबाइल सेट, 23 सिम, 6 पासबुक, 7 एटीएम कार्ड और नगद 3,37,500 रुपया, ये उन लोगों के पास से बरामद। देवघर में भी साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस ने एक बार फिर सफलता हासिल की है। अलग अलग जगहों से 10 शातिरों को दबोचा गया है। इनके पास से 14 मोबाइल, 20 सिम, कई पासबुक, चेकबुक, एटीएम, लैपटॉप बरामद किए गए। साथ ही एक बाइक और 2 4 व्हीलर भी जब्त की गई है। साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 14 मोबाइल, 20 सिम, 4 पासबुक, 1 चेकबुक, 4 एटीएम, 1 लैपटॉप, 1 बाइक और 2 4 पहिया वाहन, 1 सुजुकी डिज़ायर और 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो बरामद हुआ है। यह छापामारी 2 टीमों के द्वारा की गई। एक मामला आया था डॉक्टर स्वरूप चटर्जी का, जिनके
जिनके खाते से 25 लाख की अवैध निकासी की गई थी, ठगी की गई थी। गुनहगार कितना भी शातिर हो, कानून के लंबे हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं, जैसे इन शातिरों के साथ हुआ। लेकिन साइबर ठगों से बचने के लिए सावधानी, सतर्कता और जागरूकता जरूरी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से मनीष और जामताड़ा से देवेश की रिपोर्ट। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ तस्वीरें कैद करना चाहते हैं, कुछ मोमेंट्स कैद करना चाहते हैं और उन तस्वीरों में बीच में आ जाती है बिजली की तार, जो पूरी तस्वीर को खराब कर देती है, पूरे एहसास को खराब कर देती है। मगर अब इससे निजात मिलने वाली कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। राजधानी रांची के तमाम बिजली के ओवरहेड तार जल्द ही अंडरग्राउंड हो जाएंगे। रांची बिजली जोन ने मुख्यालय को इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया है। अंडरग्राउंड होने से गर्मियों में पावर कट और शॉर्ट सर्किट से निजात मिलेगी और नजारा भी खूबसूरत दिखेगा। राजधानी रांची की सड़कों पर ये बिजली के तारों का जंजाल अब जल्द ही गुजरे जमाने की बात हो जाएगा। रांची बिजली जोन ने राजधानी क्षेत्र के तमाम 11,000 वोल्ट के लोकल बिजली वायरिंग को अंडरग्राउंड करने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया है। कुल मिलाकर 800 किलोमीटर के लगभग वायरिंग में कुल 700 से 800 करोड़ रुपए के खर्च आने का अनुमान है। पहले ही 33,000 केवी को अंडरग्राउंड करने की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चली है। योजना जज्बे अर्बन के तहत चल रही है, जिसमें कि जितने भी 33 केवी लाइन है ग्रिड से लेकर के हमारे सब स्टेशन तक, उसमें हमने काम करवा रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं और ये काम लगभग 60% तक मेरा पूर्ण हो चुका है जी। इसके बाद 11 केवी लाइन है, तो 11 केवी लाइन में भी कुछ काम हो रहा है और इसके अलावा बाकी जो मेरे 11 केवी लाइन है उसका DPR बना करके हम लोग हेडक्वार्टर भेजे हैं और जैसा निर्णय हो उसके बाद हम लोग उसमें कार्य प्रारंभ करवा। 11,000 की लोकल वायरिंग के अंडरग्राउंड होने से आंधी, बारिश और तूफान में पावर ट्रिपिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। जलसा और जुलूस में कई घंटों तक बिजली बंद करनी पड़ती है, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तमाम सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, लिहाजा एक मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत कंप्यूटर से सभी चीजों की मॉनिटरिंग और कंट्रोल किया जाएगा। ओवरहेड होने से कभी भी आंधी पानी का मौसम आता है तो उसमें ब्रेकडाउन होने की संभावना रहती है। कहीं पे पेड़ वगैरह की डाली टूट करके गिर जाता है तो उससे भी लाइन वगैरह हमारा बंद हो जाता है। तो इन सब चीज़ से जब यूजी केबल हो जाएगा मेरा लाइन तो उसमें निजात मिलेगा और हम लोग अनइंटरप्टेड बिजली देने की कंडीशन में आ जाएंगे। रांची जोन मुख्यालय ने गर्मियों की तैयारियां पूरी कर ली है। ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांसफार्मरों को छोड़कर शहर के तमाम ट्रांसफार्मर बदल दिए गए हैं। निर्देश दे दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी ट्रांसफार्मर 6 दिन के अंदर जरूर बदल दिया जाए और शहर के ट्रांसफार्मर के लिए ये सीमा 24 घंटे की रखी गई है। के मौसम के लिए सारे अधिकारी मेरे अलर्ट मोड पर हैं। कहीं पर भी अगर ट्रांसफार्मर वगैरह जलने की समस्या आती है राजधानी में, चाहे आपको सुदूर गाँव में भी, तो हम लोग उसको आपको राजधानी में तो अर्बन एरिया में तो हम लोग 6 से 8 घंटे के अंदर ही रिप्लेस कर दे रहे हैं। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग 24 से 48 घंटे के अंदर में रिप्लेस करने के पोजीशन में आ गए हैं और हमारा आज के दिन में लगभग ग्रामीण क्षेत्रों का मैक्सिमम ट्रांसफार्मर हम लोग बदल दिए हैं। हार्डली आपको 10-15 ट्रांसफार्मर और बचा हुआ है जिसको कि 4 से 5 दिन में बदल देंगे। तो उसके बाद रूरल एरिया में भी हम लोग 48 घंटे के अंदर में आपका ट्रांसफार्मर बदलने का कोशिश करेंगे। जरूरत इस बात की है कि एक तय समय सीमा के अंदर ओवरहेड वायरिंग अंडरग्राउंड प्रोसेस को पूरा किया जाए, नहीं तो पूरा शहर सड़क खोदकर गड्ढे में तब्दील कर दिया जाए। इस तरह के विकास को बर्दाश्त करने की क्षमता राजधानी वासियों में नहीं है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। जमीन से संबंधित सारे कार्यों का निष्पादन अंचल कार्यालयों में होता है, लेकिन इन दिनों अंचल कार्यालयों में मुश्किलें काफी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से आम लोगों की समस्याएं भी बढ़ गई हैं। अंचल कर्मियों का कहना है कि जब गड़बड़ियां आती हैं तो तुरंत उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन जब समस्याएं उनसे जुड़ी हो तो वे किससे कहें। इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन से संबंधित सारे कामकाज अंतिम तौर पर अंचल कार्यालयों से ही निष्पादित होते हैं। जमीन से संबंधित कार्यों के निष्पादन में अमीन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इन दिनों अंचलों में अमीन ही नहीं है और अंचलाधिकारी किसी तरह आउटसोर्सिंग के जरिए अंचल कार्यालय चला रहे हैं। यहाँ का अमीन का ट्रांसफर अन्यत्र हो गया है और यहाँ जो आने वाले अमीन हैं
उनकी सेवानिवृत्ति बहुत नज़दीक है, ये शायद 1 महीने के अंदर रिटायर करने वाले हैं। तो अभी यहाँ हमारे यहाँ अमीन नहीं है, लेकिन स्थानीय व्यवस्था से एक जमानत कार्य करने वाले एक नवयुवक को यहाँ पर रखा गया है और उनका अनुमोदन के लिए हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लेकिन इससे समाधान नहीं होना है। भूमि विवाद बहुत अधिक है और कुछ ऐसी परियोजनाएं भी यहाँ आने वाली हैं जिसके लिए हमको अमीन बहुत आवश्यक है। अब तो अमानत की पढ़ाई भी गिने चुने जगहों पर ही हो रही है, जिसकी वजह से अमीनों की कमी होती चली जा रही है, जो धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। जो मेरा आइडिया है, पिछले बार कुछ अमीन जो नियुक्त हुए थे, वो मैक्सिमम अमीन जो है रांची कॉलेज में अमानत की पढ़ाई हो रही है, वहीं से प्रशिक्षण और शिक्षा ग्रहण करके वो लिखती हुई होंगी। तो और ये प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि अमानत में लोग इंटरेस्ट लें, वहाँ नामांकन कराएं और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उनकी नौकरी सरकार देगी। ये व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। अंचल कार्यालयों की एक और बड़ी समस्या है कैथी भाषा के जानकारों का नहीं होना, जबकि जमीन से संबंधित ज्यादातर पुराने अभिलेख कैथी भाषा में ही लिखे गए हैं। अब तो कैथी भाषा की पढ़ाई भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा है। भूमि विवाद हो या अधिकार अभिलेख की जो बात करते हैं, तो मेरे यहाँ इस प्रमंडल में 1932 का खतियान है। उस समय रिकॉग्नाइज जो लिपि था वो कैथी ही था और कैथी में ही खतियान बनाया गया। सर्वे हर 15 वर्षों में होना चाहिए था, सर्वे हुआ नहीं। जो सर्वे के लिए नोटिफिकेशन रांची प्रमंडल में, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में जो हुआ है वो 95 के आसपास में मात्र लोहरदगा जिला में फाइनल हुआ है और अभी भी कार्य चल रहा है। लेकिन वहाँ जो कर्मियों की जो कमी है उसके कारण अभी निकट भविष्य में कोई नया अंतिम प्रकाशन होने का कोई समय मुकम्मल नहीं बताया। यदि सरकार के स्तर से जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो स्थिति और ज्यादा विकराल होती जाएगी और मुकदमों की संख्या में कई गुने का इजाफा भी हो सकता है। कैमरामैन नवल के साथ रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए आकाश भार्गव की रिपोर्ट। स्पेशल में खबरों का सफर जारी रहेगा, मगर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए।